बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 5 के साथ कंटिन्यू करेंगे, जो आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है। और उसमें आज आपने पढ़ना है रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल आप ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर एक चीज़ का जो है वो आपको बताया गया है कि वहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया था कि रदरफोर्ड मॉडल की मदद से, या रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसकी मदद से उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो वही प्रॉपर्टी जो आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई हैं तकरीबन वही हैं। आप इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लें, फिर नेक्स्ट आग हम बोहर मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है देखें जी, आपके पास है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इन 1911, लॉर्ड रदरफोर्ड। अब ये वाहिद साइंटिस्ट था जो लॉर्ड था। लॉर्ड कहते हैं जिम्मेदार को, तो इसका मतलब है इंग्लिश जिम्मेदार था ये बंदा। बाकी सारे तो हमारे जैसे जलाई मोची का म्यार होते थे, लेकिन ये वाला जो है लॉर्ड था रदरफोर्ड जो है। तो उसने एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट किया, एक बहुत जबरदस्त किस्म का एक्सपेरिमेंट किया। उसने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को डिस्कस की, मतलब स्टडी किया, विच वर एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव मेटल लाइक रेडियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम और जो रेडियम से जो अल्फा पार्टिकल्स पैदा हुए थे उनकी स्कैटरिंग को उसने डिस्कस किया था। कैसे किया? उसने क्या लिया, एक बीम ली अल्फा पार्टिकल्स की, उसने डायरेक्ट किया किधर को, गोल्ड फॉयल, सोने की पतरी, बारीक सा वर्क टाइप था। फॉयल कहते हैं थोड़ी सी परत को, ठीक है। तो ये गोल्ड की एक पतली सी परत थी, जिसकी मोटाई उसने मेंशन कर दिया 0.00004 सेंटीमीटर। तो ये इसकी थिकनेस थी। जब इसको एज ए टारगेट मटेरियल देखा तो एज टारगेट थ्रू अ पिन होल, एक छोटे से सुराख में से ऑफ द लेड प्लेट, यानी रेडियो एक्टिव जो मेटल्स होती हैं ना, जो अपनी शुआएं खारिज करते हैं, उनको हम लेड के चैम्बर में रखते हैं। तो ये 9th क्लास में भी आपने इजीली पढ़ा हुआ है। आप यहाँ पे भी बस वही है कि इसके पीछे उसने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, ये स्क्रीन लगा दी, ठीक है, जिसको जिंक सल्फाइड के साथ कोट किया। कोट मतलब पेंट किया, ठीक है। यूज्ड एज ए डिटेक्टर, डिटेक्टर के तौर पर इस्तेमाल हुआ। क्योंकि डिटेक्टर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी अल्फा पार्टिकल्स इनके ऊपर टकराएंगे तो टकराने से ये इस पे निशान डलेगा, और निशान का मतलब है कि यहाँ से इसके साथ कोई ना कोई रेज या कोई ना कोई पार्टिकल इसके साथ टकराया है, ठीक है। तो आइए अब इसके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा देखते हैं। लिखा भी हुआ है जो मैंने अभी आपको बात बताई है। whenever an alpha particle, देखें, whenever an alpha particle struck the screen, वो स्क्रीन के साथ जब टकराता है, फ्लैश ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस्ड, यानी रोशनी की एक चमक पैदा होती है एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे। इट वाज ऑब्जर्व्ड, अब ये क्या मुशाहिदा किया गया, इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, बगैर मुड़े मुड़ गए। सम वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल, चंद एक थे जो बड़े एंगल्स पर मुड़ गए। एंड फ्यू वर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड, और चंद एक थे जो टकरा कर वापस आ गए। ये उसने यहाँ पे एरोज से शो भी किया हुआ, देखो ना, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गया अनडिफ्लेक्टेड। कुछ ऐसे थे जो बड़े एंगल पे स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, ठीक है, थोड़े से मुड़ने वाले। फिर लार्जली डिफ्लेक्टेड के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। लार्जली डिफ्लेक्टेड वो जो टकरा कर क्या हो गए, वापस आ गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, चलें जी यहाँ से देख लें। इट वॉज ऑब्जर्व, ये तो मैंने पढ़ दिया है। नेक्स्ट आगे देखें, सम वर डिफ्लेक्टेड, ये भी पढ़ दिया है। रदरफोर्ड प्रपोज्ड, हाँ, अपने इन ऑब्जर्वेशन के बेस पर उसने एक मॉडल पेश किया, और उस मॉडल में उसने क्या लिखा हुआ है, रदरफोर्ड प्रपोज दैट रीबाउंडिंग ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल का टकराकर वापस आना, मस्ट हैव कोलाइड विद अ सेंट्रल हैवी पोर्शन, यानी एटम के सेंटर में एक हैवी पोर्शन है जिसके साथ अल्फा पार्टिकल टकराकर क्या हो गए, वापस आ गए। उसने फिर इसका नाम न्यूक्लियस दिया। तो यहां से न्यूक्लियस की डिस्कवरी है। अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो डिस्कवरी, राइट अ नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो आपने यहां तक लिखना
है, शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आ जाए तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस आ जाए तो आपने यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक, जैसा जहाँ पे ये मेरा एरो मौजूद है, कर्सर मौजूद है। नेक्स्ट अगर आप देखें, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उसने एक मॉडल पेश किया। वो भी मॉडल किससे मिलता जुलता था? प्लानिटरी मॉडल। प्लानिटरी मॉडल मीन निज़ाम शमसी से मिलता हुआ, सिमिलर टू सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को उर्दू में निज़ाम शमसी कहते हैं, ठीक है। फॉर एन एटम, एक एटम के लिए, इन विच उसने कहा, जिसमें अ टिनी न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक छोटा सा न्यूक्लियस, टिनी बहुत छोटा सा न्यूक्लियस, या टाइनी भी से बोलते हैं, टिनी भी बोल रहे हैं, जैसे मर्जी, लेकिन स्पेलिंग आपने TINY ही लिखने हैं। तो एक छोटे से जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द ये खास तादाद में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। एटम एज ए होल बीइंग न्यूट्रल, एज ए होल एटम न्यूट्रल होता है। द न्यूक्लियस मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग इट। इसका मतलब ये है कि उसके मॉडल के मुताबिक न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन होने चाहिए जितने सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसका मॉडल था एटम का, ठीक है। अब आगे इसके मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखो, इन रदरफोर्ड मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, आउटर इलेक्ट्रॉन कुड नॉट बी स्टेशनरी, के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये इसके डिफेक्ट्स हैं। यहां से इसके डिफेक्ट शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसको यहां से लिखना शुरू कर दें तो ये इसके डिफेक्ट हैं, ये वाले डिफेक्ट्स, ठीक है। तो इफ दे वर, दे वुड gradually be attracted by the nucleus till they ultimately fall into it। इसका मतलब है जब ये हरकत करते रहेंगे तो ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। इसका मतलब है कि एटम का स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। तो इसका ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये इसके डिफेक्ट में शामिल है। देयरफॉर टू हैव अ स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन वर सपोज टू हैव टू बी मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज्ड ऑर्बिट। बाद में ये बताया गया कि ये क्लोज्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी बंद रास्ते में घूमते हैं, इसलिए वो नीचे गिरने का चांस नहीं है। बहरहाल ये बात किसने बताई थी? बोहर ने बताई थी, वो भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। द न्यूक्लियर एटम ऑफ रदरफोर्ड वाज अ बिग स्टेप। ये न्यूक्लियर एटम था, न्यूक्लियस रखने वाला एटम, ये बड़ा स्टेप था ahead toward understanding the atomic structure, but but the behavior of electron remained unexplained in that atom। यानी ये इसका डिफेक्ट था कि एटम में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन ना कर सका, और यही लिखा हुआ है, देखें, रदरफोर्ड प्लांट लाइक मॉडल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफेक्टिव। वो डिफेक्टिव थी, अनसेटिस्फैक्ट्री। वो इतनी ज्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब हो गया, सेटिस्फैक्ट्री तो हो गया मुतमईन, तो गैर मुतमईन थी, ठीक है। बिकॉज मूविंग इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस की तरफ एक्सेलरेट होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 देखो आहिस्ता आहिस्ता किस में आने चाहिए? न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए। Therefore, radius of orbiting electron should become smaller, छोटा होना चाहिए, and smaller और छोटा होना चाहिए, and electron should fall into the nucleus, nucleus में गिर जाना चाहिए। Thus, atomic structure as proposed by Rutherford would be collapse, वो collapse हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके इन डिफेक्ट्स को अभी पढ़ा नहीं था प्लैंक्स ने। प्लैंक्स एक साइंटिस्ट है, मैक्स प्लांक, उसने अपनी एक थ्योरी पेश की थी, और इस थ्योरी में उसने ये कहा था कि ये एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी थी, और इसके जो दो पास्टुलेट हैं वो अगर आप देखें तो, लेकिन उसका पहले उसने लुबेलुबाब क्या है, उसने जो एनर्जी खारिज होती है इलेक्ट्रॉन घूमते हुए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हुए जो एनर्जी खारिज करता है ना, पहले उसने उसकी एक्सप्लेनेशन की। उसने कहा एटम का जो इलेक्ट्रॉन है या कोई भी शय जो रेडिएशन जज़ब करती है या एमिट करती है, यानी उसने एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को एक्सप्लेन किया, और उसने कहा कि कोई भी शय जब एनर्जी खारिज करती है या एनर्जी जज़ब करती है तो वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में जज़ब करती है, ना कि कंटिन्यूअस मैनर में,
ठीक है। और यहाँ पे उसने ये भी बता दिया कि एनर्जी ट्रेवल्स इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, यानी मुसलसल एनर्जी किसी से ना खारिज होती है ना ही जज़ब होती है। और किस तरह जज़ब होती है और किस पर मुश्तमिल हो तो एनर्जी जज़ब होती है? एनर्जी छोटे छोटे टिनी डिस्क्रीट यूनिट जिन्हें उसने क्वांटा का नाम दिया था, इन क्वांटा की बेस पर उसने जो है वो क्या किया था, इनको टिनी पार्टिकल्स को मतलब सॉरी मैं आपको बता देता हूं कि उसने इस क्वांटा यानी वो जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से, जो एनर्जी के छोटे छोटे यूनिट से, उसने इनको क्वांटा का नाम दिया। इसका मतलब है एनर्जी क्वांटा की शक्ल में डिसकंटिन्यूअस मैनर में जज़ब या खारिज होती है। ठीक है जी। तो मैं इसको एक दफा फिर से रिवाइज कर देता हूँ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के इंट्रोडक्शन को। देखिए इसने मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी पेश की थी। इसमें उसने रेडिएशन के अमिट होने और रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने को एक्सप्लेन किया था। और इस थ्योरी के मुताबिक उसने कहा था कि एनर्जी डिसकंटिन्यूअस मैनर में यानी मुसलसल ना तो जज़ब होती है ना ही खारिज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसकंटिन्यूअस मैनर यानी मतलब मुसलसल एनर्जी ना तो जज़ब होती है ना ही खारिज होती है। तो उसके बाद है उसने फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट यूनिट्स पर मुश्तमिल है, टिनी यूनिट्स। टिनी और डिस्क्रीट का मतलब होता है छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो आप इनके लिए छोटे छोटे ही का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें जिन्हें आप क्वांटा का नाम देते हैं, इन छोटे छोटे पैकेट्स को क्वांटा का नाम देते हैं। यहाँ पर उसने एक दो पॉइंट्स पेश किए जिस पॉइंट के मुताबिक एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूसली, ये ना तो मुसलसल खारिज होती है ना ही मुसलसल क्या होती है, जज़ब होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखा हुआ है आगे, रादर इट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में खारिज और जज़ब होती है। ठीक है, मुसलसल ना तो जज़ब होती है और ना ही खारिज होती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स वही जो आपने डिस्क्रीट यूनिट का नाम दिया, और इसने इस पैकेट को क्या नाम दिया, क्वांटम का नाम दिया। किसका नाम दिया, क्वांटम का। और जिसके साथ एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है, एनर्जी के उस पैकेट के पास खास अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में उसने इन क्वांटम को क्या नाम दिया, फोटोन का नाम दिया। दूसरा इसका जो पॉइंट है इस थ्योरी का, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, कि वो जो एनर्जी जो क्वांटम के साथ एसोसिएटेड होती है इज प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी का आपको पता ही है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी वेव्स पैदा हो रही हैं। और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ना वी की बिगड़ी हुई शक्ल से ज़ाहिर करता है जिसे हम न्यू कहते हैं। न्यू मैं लिख देता हूं, ये इसे न्यू उर्दू में नहीं, चले मैं इंग्लिश में इसको लिख देता हूँ। आई थिंक न्यू ये है। ठीक है, तो मैं इसका फिर भी स्पेलिंग आपको देख के बता दूंगा कि ये इसे न्यू बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे एफ के बजाय क्या बोलते हैं, न्यू से बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू एच न्यू। अब ये एच न्यू, एच और इक्वल टू कहाँ से आया, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो E इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पे H को हम प्लांक कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और इसकी ये वैल्यू आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक चैप्टर नंबर 2 बोहर एटॉमिक मॉडल में इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट द रेशो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, यानी ये एच बेसिकली है क्या, रेशो है एनर्जी ऑफ फोटोन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। यानी इसको इधर लाके डिवाइड कर देना तो ये रेशो बन जाएगी E ओवर न्यू, ये H होगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो ये है, अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटा, क्वांटा की टर्म में। और उसके बाद जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, और न्यू आपको पता है कि किसके बराबर होता है, C ओवर लेमडा। अब ये C ओवर लेमडा कहां से आया, क्योंकि C है वेलोसिटी ऑफ लाइट। आपने मैट्रिक में फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, V
इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा की सिंबल यहाँ पे अगर मुझे मिल जाती है, वरना मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ वर्ड पे। ये देखिए, ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा की जो सिंबल है, मैं यहाँ से आपको इंसर्ट कर देता हूँ सिंबल, यहाँ पे शायद लैम्डा की हो, अगर ये होनी तो चाहिए। मैं देख के आपको ना फिर आप ऑनलाइन होता हूँ लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ, मैं पहले देख लूँ इसको। हाँ जी, तो बच्चों ये देखें, आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी हुई थी, मैं आपको वो दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ये देखें, आपने पढ़ा होता v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो आप ये कह सकते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, तो यहाँ पे v वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट c से डिनोट कर सकते हैं, और f को न्यू से डिनोट कर सकते हैं। न्यू मीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पे साथ लैम्डा आना चाहिए था। चले मैं ये लैम्डा जो है वो ले आता हूँ। ठीक है, ये मुझे ना प्रॉपरली शेप नहीं मिल रही, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर था, वो थोड़ा सा मिसप्लेस हुआ है, तो आप लोगों को फिलहाल यहीं पे गुजारा करना पड़ेगा। ये देखें, तो ये देखो, v की जगह पे आपने c फॉर लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, f की जगह पे न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, एंड लैम्डा ये आपके पास सिंबल है। तो यहां से न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, c ओवर लैम्डा, यानी ये जो आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है उसने c ओवर लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, और इस तरीके से डिपेंड करती है। अगर आप इसको अरेज कर दें, इसकी जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास है, हाँ, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि न्यू की जगह पे आपने c ओवर लैम्डा पुट करना है, तो एनर्जी पे क्या पुट करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। यहां से एनर्जी किसके साथ रिलेट हो गई है, वेवलेंथ के साथ। यानी वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ एंड एक्सप्रेस इन आंगस्ट्रॉम यूनिट या नैनोमीटर या पिकोमीटर। आंगस्ट्रॉम यूनिट 10 की ताकत माइनस 10 मीटर के इक्वल होता है, नैनोमीटर 10 की ताकत माइनस 9 मीटर के, और पिकोमीटर जो है वो 10 की ताकत माइनस 12 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन, जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी स्मॉलर विल बी द एनर्जी। यहां से ये पता चलता है ये बटे के नीचे है और एनर्जी बटे के ऊपर है, एच और सी कांस्टेंट है, तो एक बटे के ये इसको इक्वल और कांस्टेंट को हटाकर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा सकते हैं। तो यहां से ये क्या पता चलता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या है, वेवलेंथ। तो इसका मतलब है जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी एनर्जी कम होगी, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। अब आप लोग एक और टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो है वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी की बजाय। फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी हुई है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में जितनी वेव्स होती हैं, लेकिन वेव नंबर जो है ये नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ है, एक मीटर में कितनी वेव्स होती हैं, और ये जस्ट किसके इक्वल होती है, 1 ओवर लैम्डा के। और ये वैल्यू जब 1 ओवर लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो आपके पास ये देखें 1 बटे के नीचे ना लैम्डा, तो 1 ओवर लैम्डा की जगह पे आप क्या पुट कर दें, न्यू बार। न्यू बार मतलब वेव नंबर। वेव नंबर वो देखो लिखा पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, एंड इट इज रेसिप्रोकल टू द वेवलेंथ। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वेव नंबर क्या होता है, आप इसको देख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू एच न्यू बार, एक्स सी न्यू बार, सॉरी। तो यहां से ये पता चलता है कि E जो है एनर्जी जो है वो वेव नंबर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी 1 मीटर में जितनी वेव ज्यादा होंगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां से द एनर्जी ऑफ द फोटोन रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। ठीक है, और यहाँ पे वही सारी चीजें बता रहा है। ग्रेटर द वेव नंबर ऑफ फोटोन, ग्रेटर विल बी द एनर्जी एसोसिएटेड विद देम, एंड रिलेशनशिप of energy, frequency and wavelength and wave number about the photon of light are accepted by scientists। यानी ये जो रिलेशनशिप है साइंटिस्ट ने इसे इस्तेमाल भी किया और बोहर ने इसको एक्सेप्ट भी किया, एंड देन बोहर ने इसको अपने मॉडल में इस्तेमाल भी किया। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतने ही रहने दें, कल इंशाल्लाह हम बोहर मॉडल के साथ कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया।